नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ विज्ञान की पाठशाला के साथ। मेरा नाम है अक्षय जैन और आज हम लोग आपके 11th फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसे हम बात करते हैं प्लेन इन मोशन, मोशन इन प्लेन, उस चैप्टर के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन तो इसका मतलब है कि आपका जो मोशन है वो कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो रहा है, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें कम से कम आपके 2 कोऑर्डिनेट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। या तो वो XY हो सकता है, या वो YZ हो सकता है, या वो ZX हो सकता है, तब हम इसे कहते हैं मोशन इन प्लेन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसका मतलब होता है कि आप सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहे हो, या तो x में या y में या z में। लेकिन जब हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो उसका मतलब है आप 2 कोऑर्डिनेट्स को लेकर अपने सारे फोर्सेस और सारे इक्वेशन ऑफ मोशन की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग आपकी होती है वेक्टर्स के साथ। तो वेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं उससे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो आपकी जो जनरल फिजिक्स में क्वांटिटी होती है बच्चों, वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, 5 किलो आटा, 10 लीटर आपका कोई भी ऑयल, या फिर आपका 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट है जो 6 फीट एंड 2 इंचेस। तो ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो गई, मैं डायरेक्शन में कोई लेने देना नहीं। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है आपकी, जिनमें एक तो आपका मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ आपकी डायरेक्शन है। जब आपकी वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं। टॉकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है आपका एनर्जी का, आपका वर्क, इसके अलावा डिस्टेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज के। वेयर जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर और स्केलर के बीच में आपको डिफरेंस इजीली क्लियर कर देती है। फिर हम बात करते हैं कि हम किस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में क्या, हम जो भी आपका वेक्टर है ABC, लेट बी अज्यूम A वेक्टर, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। अब ये A वेक्टर 2 चीजें डिफाइन करता है। कैसे? A वेक्टर की वैल्यू सपोज मैंने दे दी आपको 250 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 250 मीटर है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड विच इज शोड बाय A मोड, यानी कि 250 मीटर। और जब हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की तो वो हो जाएगा आपका A कैप या A वेक्टर विच इज नोन एज A कैप और A वेक्टर, और फिर हम कह देंगे उसकी डायरेक्शन, तो वो हो जाएगी आपकी A की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड और एक हो गया आपका डायरेक्शन। इससे मिलकर बनता है आपका वेक्टर। मतलब 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब दोनों चीजें होंगी तो वो आपका वेक्टर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आपके वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा जनरली हमारे फिजिक्स के अंदर 7 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। मैं इनके नाम लिख के फिर आपको एक-एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारा पहला वेक्टर होता है ना, वो पहला वेक्टर होता है आपका इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। टॉकिंग समथिंग अबाउट इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। तो जब हम बात करते हैं इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर की, तो ये 2 या 2 से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यानी क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो आपके इक्वल वेक्टर होते हैं, अदरवाइज दे आर कंसिडर्ड एज अनइक्वल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई वेक्टर ए। सपोज ये 40 न्यूटन का फोर्स है और ये एंगल मुझे दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज माय वेक्टर बी। ये है सपोज अगेन 40 न्यूटन का फोर्स और एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल ए और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर कंसिडर्ड एज इक्वल वेक्टर्स। बट इन केस मैं यहां पर एक और ले लेता हूं वेक्टर, ये है वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड है 45 न्यूटन
और एंगल है आपका 30 डिग्री का। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर अनइक्वल वेक्टर एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर आल्सो अनइक्वल वेक्टर बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज है और डायरेक्शन भी चेंज है। लेकिन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। In simple, we can say those vectors whose magnitude as well as direction are same are termed to be equal vector, whereas those vectors whose magnitude, one of them, magnitude or direction or both the things are different, then they are termed as unequal vectors. After that, we have second, that is parallel and anti-parallel vectors. Second one is parallel and anti-parallel vector. Parallel and anti-parallel vector. Coming to parallel and anti-parallel vector, those vector whose direction is equal, that means the angle between both the vectors is equal to 0, then both the vectors are considered to be equal vectors or parallel vectors. Sorry to say parallel vectors. First we think A vector. Suppose it is 45 Newton and it is 40 Newton force, the angle is 45 degree, here also angle is 45 degree. So the angle difference between both, theta, will be 0 degree. Then they are considered to be parallel vectors. Now coming to the second one, that is anti-parallel vector, when the angle between both the vectors is equal to 180 degree. यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे? सपोज दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज माय सेकंड वेक्टर, A vector and this is B vector. Suppose this angle is equal to 45 degree and this angle is equal to 45 plus 180 degree. That means that theta between angle A and angle B would be 180 degree. Then they are considered to be anti-parallel vectors. Clear? So this is the basic difference between parallel and anti-parallel vector. Now we have the third type of vector, that are collinear. Collinear vectors are those vectors which are linear, which are in a straight line. Suppose this is vector A, this is vector B, and this is vector C. All the vectors are collinear because they are forming a straight line. That is why they are termed to be collinear vectors. Now coming to the fourth category, concurrent. Concurrent vectors. Concurrent vectors are those vectors which are focusing on a single point. Okay, suppose this one force 1, this is force 2, this is force 3. Acting on a same point, then all the vectors are considered to be concurrent vector, whereas if all the forces arises from a single point, F1, F2, F3, then this equation or this condition are also considered to be concurrent vector. Suppose a bomb explodes. So whenever a bomb explodes, it pressurizes in all the directions. It pressurizes the air in all the directions with same magnitude. Then all the force vector are considered to be concurrent vector. If you drop a stone on a pond or in you can say a bucket, तो जो vibrations निकलेंगी, उन vibrations की जो force है उसका center epicenter same है. That is why they are considered to be concurrent vectors. Now coming to the next, that is coplanar vector. By name, it is self-understood that coplanar vectors are those vectors which lie in single plane. So there is a hard and fast rule that two vectors are always considered to be coplanar vector, because जब दो vectors की बात होगी तो वो दो coordinates को ही कवर करेंगे, और जब कोई वेक्टर दो कोऑर्डिनेट्स को कवर करेगा या कोई मोशन दो कोऑर्डिनेट्स को कवर करेगा तो वो 2D मोशन होगा और प्लेनर मोशन होगा। यानी कि आपका कोप्लेनर के लिए दो वेक्टर्स के लिए कंपलसरी है, दो वेक्टर्स हमेशा आपके कोप्लेनर वेक्टर होंगे। बट इन केस ऑफ थ्री वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 and infinity time of vectors, they may be coplanar or may not be coplanar.
ठीक है, तो अगर दो वेक्टर है तो वो कोप्लेनर की कंडीशन के अंदर हमेशा फुलफिल करेंगे, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर हो जाते हैं तो कंपल्सरीली कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो कोप्लेनर वेक्टर हो भी सकता है वो कोप्लेनर वेक्टर हो, और ऐसा नहीं भी जरूरी कि वो कोप्लेनर वेक्टर हो। ऐसा हो सकता है कि सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये दोनों के दोनों आपके y और x कोऑर्डिनेट के अंदर है, लेकिन सपोज इनमें से कोई तीसरा वेक्टर कोई इस तरह चला गया z की डायरेक्शन में, तो अब क्या हुआ आपके पास यहाँ पे तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट की वजह से 1, 2 और 3 तीनों के तीनों प्लेन यूज हो रहे हैं, तो ये आपका कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये तीसरा वेक्टर भी आपका इन्हीं x और y कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। फिर हमारे पास बचता है आपका जीरो वेक्टर। बेटा जीरो वेक्टर नाम से क्लियर हो जाता है, जीरो वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है those vectors whose magnitude is equal to 0, यानी कि वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है तो दे आर कंसिडर्ड टू बी जीरो वेक्टर। फिर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि कोई वेक्टर x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन की उनकी यूनिट्स क्या है। ठीक है, इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, सपोज a वेक्टर है तो a वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा a क्या है, और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है a वेक्टर अपॉन a मूल, यानी कि मतलब क्या हो गया, वेक्टर और उसका मॉड्यूलस का अपॉन वो आपका हो जाता है यूनिट वेक्टर। अब हम एक ग्राफ से बात करते हैं। सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये आपकी z डायरेक्शन, x डायरेक्शन एंड दिस वुड बी योर y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन के अंदर आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप, y डायरेक्शन में आपका हो जाता है j कैप और x डायरेक्शन में आपका हो जाता है k कैप। क्लियर? तो i j k कैप के हिसाब से अगर हम इसे बाइफरकेट करें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है इसका, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपका देखिए a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a कैप इज इक्वल टू पहला a x i प्लस a y j प्लस a z k कैप अपॉन इसका मोड दैट इज a x का स्क्वायर, a y का स्क्वायर प्लस a z का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दिस वुड बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर और वी कैन से यूनिट वेक्टर ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर a वेक्टर। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट और वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। Now coming to some other laws of vector algebra, that is parallel shift law. I hope this would be clear. अब सपोज हम बात कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट की, तो हमारा ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है, तो ये उसकी तीन क्या हो गई, डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका z कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, और i j के क्या हो गया, इसके आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए। नाउ कमिंग टू सम अदर टॉपिक, दैट इज पैरेलल शिफ्ट रूल और यू कैन से पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्ट और पैरेलल शिफ्ट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी एक्टिंग बॉडी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर सपोज यहां पर कोई वेक्टर जो है वो फोर्स कर रही है, तो मैं इसे पैरेलली क्या यहां शिफ्ट कर सकता हूं, ए वेक्टर को मैं यहां से आपकी दूसरी लोकेशन ए वेक्टर पे शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन उसकी जो एक्टिंग बॉडी होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। और वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर एज इट शुड बी पैरेलल शिफ्ट and the shift should be on the same body। तो दो चीजें, it should be a parallel shift and the shift should be on same body। This is the law of parallel shift, or we can say parallel shift of vector। Now coming to some angle between two vectors, or we can say tail to tail and head to head vectors अगर आपके पास आए तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं by this rule। तो हमारे पास जो पहला केस आता है वो आता है परपेंडिकुलर का। अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर एक दूसरे से घूम रहे हैं, केस 1, यानी कि एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा वेक्टर मेरा ये है। अब इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल है वो राइट एंगल है, दिस वुड बी माय ए वेक्टर एंड दिस वुड बी माय बी वेक्टर। तो क्या होगा आपका, या तो ए को शिफ्ट कर लो या बी को आगे शिफ्ट कर लो, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हो गया मेरा ए वेक्टर एंड दिस वुड बी माय
बी वेक्टर, और एंगल आपका वही 90 था, यानी मैंने इसे पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। या फिर मैं और क्या कर सकता था, मैं और ये कर सकता था कि ये मेरा है बी वेक्टर, ठीक है, और मैंने अपने ए वेक्टर जो है, जो मेरा यहां पर बी वेक्टर था, इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो मेरा ए वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ चला गया। तो दिस वुड बी माय ए वेक्टर एंड दिस वुड बी माय बी वेक्टर। तो ये दोनों चीजें मैं कर सकता था इस केस के अंदर। दूसरा केस क्या है मेरा, दूसरा केस ये कहता है कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो कितना है आपका 120 डिग्री है। सपोज एक वेक्टर मेरा ये है और एक वेक्टर मेरा ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरा 120 डिग्री है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं इस पर्टिकुलर, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो मैं बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। तो व्हाट आई गेट हियर आफ्टर कन्वर्जन, इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो दोनों के दोनों वेक्टर जो आपका है दैट इज दिस वन योर बी वेक्टर एंड दिस वन योर ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंपली 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं 150 डिग्री। सपोज एक वेक्टर मेरा ये है, दिस वुड बी माय बी वेक्टर एंड दिस वुड बी माय ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 150 डिग्री है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस बी वेक्टर को नीचे ले आता हूं। तो व्हाट आई गेट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रह जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से मैं अपने जो वेक्टर्स है उनको पैरेलली शिफ्ट करके क्या कर सकता हूं बेटा, अपने एंगल्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं, ताकि मैं इजीली जो अपने क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकूं। क्योंकि आपके पास जब आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो आपको उसमें कॉस और साइन में एंगल वैल्यू रखनी पड़ती है। तो वो एंगल वैल्यू आप तभी रख सकते हो जब आपके पास एंगल मेजरेबल हो, यानी एंगल ऐसा हो जो आप इजीली कैलकुलेट कर सको। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है। What we have, suppose we have a body on which 3 forces are acting. एक फोर्स ये है आपका B वेक्टर, एक फोर्स ये है C वेक्टर और एक फोर्स इधर की तरफ है आपका D वेक्टर। तो ये 3 फोर्सेस हमारे जो है वो एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, और यहां से हमने क्या एक फोर्स A वेक्टर और अप्लाई कर दिया। तो हमें जो चीजें दे रखी है वो क्या है कि आपका अगर हम पैरेलल यहां पर एक लाइन डाल दें तो व्हाट वी हैव, दिस एंगल वुड इक्वल टू 60 डिग्री and this angle would equal to 30 डिग्री। क्लियर? तो ये 60 ये 30 यानी 90, तो बीच वाला एंगल कितना हो गया ऑटोमेटिकली आपका 90। अब इस एंगल को मैं पैरेलल शिफ्ट करके आगे की तरफ लगाता हूं तो सारे एंगल कॉन्करेंट है, आउटर साइड है। तो क्या बन जाएगा आपका बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। तो ये है आपका 30 गिवन, ये इधर था आपका 60, ये है आपका 90, दिस वुड योर 90, दिस वुड योर 90। तो सारे एंगल्स के सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल आपके पास आ गया। यू कैन इजीली, आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो दो वेक्टर्स है उनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बेटा। जो आपके वेक्टर्स हैं उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल आपका है जिसे हम बोलते हैं आपका टेल टू हेड रूल। दूसरा रूल हमारे पास है ट्रायंगुलर रूल, और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है बेटा आपका पैरेललोग्राम रूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टेल टू हेड रूल की। ओके स्टूडेंट्स, तो टेल हेड मेथड जो आपका है, टेल हेड मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है एंड दिस वुड बी माय बी वेक्टर, तो टेल हेड मेथड या टेल हेड वेक्टर मेथड के अकॉर्डिंग आपके दोनों की दोनों जो आपके वेक्टर्स हैं, पहले का जो टेल है उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे के हेड से, एंड दिस वेक्टर गिव्स यू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर्स। दोबारा समझ लेते हैं। सपोज पहला वेक्टर आपका 3 मीटर है और दूसरा वेक्टर आपका 4 मीटर वैल्यू दे रखी है आपको,
तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो पहले की टेल को दूसरे के हेड यानी प्राइमरी वेक्टर की टेल को जो आपका लास्ट वेक्टर है उसकी हेड से मीट करेगा, दैट वुड बी योर सिंपल रिजल्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, तो मैं क्या करता हूं इस केस के अंदर इन दोनों को शिफ्ट करता हूं। तो मैंने इसे शिफ्ट करके क्या, सपोज ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर था, तो मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो व्हाट आई गेट, my b vector is there and my a vector is there, then what would be the resultant vector, this would be the resultant vector। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन थर्ड। सपोज एक वेक्टर मेरा डाउनवर्ड गया, दूसरा वेक्टर मेरा अपवर्ड गया और तीसरा वेक्टर मेरा डाउनवर्ड गया। तो मेरा ये है ए वेक्टर, ये था मेरा बी वेक्टर और ये था मेरा सी वेक्टर। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, प्राइमरी वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड, दिस वुड बी माय रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। आई होप इट इज प्रिटी इजी। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, आई वुड लाइक टू रब suppose an object goes forward 4 meter, then downward 3 meter, then again forward 4 meter, then again downward 3 meter. Now we have to calculate the resultant vector or resultant magnitude of the particular complete journey. This would be A point, B point, C point, D point and E point. You know that for getting a resultant vector we need to connect A to E. This would be the resultant, but directly we cannot do that. तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर CD वेक्टर को AB के आगे लगा देते हैं। तो AB वेक्टर के आगे CD लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक वेक्टर तो ये हो गया 4 मीटर का और दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया अगेन 4 मीटर का, यानी ये तो हो गया AB और ये हो गया CD। अब हम सेकेंडरी क्या करते हैं, सेकेंडरी में आपका जो BC वेक्टर है उसको इसके आगे लगा के इधर एड ऑन कर देते हैं। तो ये आ गया आपका BC वेक्टर विच इज ऑफ 3 मीटर एंड उसके नीचे आपका DE वेक्टर विच इज अगेन ऑफ 3 मीटर। नाउ इट इज प्रीटी इजी एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। नाउ कनेक्टिंग द टेल ऑफ प्राइमरी वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, by which we can get the resultant. By using Pythagoras theorem, we know that this would completely is 6 meter and this would completely is 8 meter. So by using Pythagoras theorem, we can say it should be EF, it should be E. ठीक है, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर की हम बात करते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, या इसको हम C नाम दे देते हैं, हाँ, A B D। इसको हम नाम दे देते हैं, आपका जो भी चल रहा है उसके इसके हिसाब से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी वैल्यूज आ जाती है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, बोथ साइड गेटिंग अंडर रूट 10 मीटर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है आपके पास 10 मीटर। तो दिस इज प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड द वेक्टर अलजेब्रा। नाउ कमिंग टू द सिंपल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज कम्यूटेटिव रूल। अब कम्यूटेटिव रूल क्लास 8 और क्लास 7 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, मैथ्स के अंदर आप लोगों ने कम्यूटेटिव रूल तो पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है आपका, दिस रूल अप्लाइज ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता ये कहता है कि मेरा अगर ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी को ऐड करूं तो वो बी क्वांटिटी और ए क्वांटिटी की एडिशन की हमेशा बराबर निकलेगी। ये आपका कम्यूटेटिव रूल जो है वो कहता है। तो कम्यूटेटिव रूल आपका वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करता है एडिशन के अंदर, और क्या कहता है कि अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड कर दूं या मैं बी वेक्टर को आपके ए वेक्टर के साथ ऐड कर दूं तो आपका रिजल्टेंट या आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। कैसे देखते हैं, सपोज ये कोई मेरा है ए वेक्टर और ये कोई मेरा है बी वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। ये मेरा ए वेक्टर डाउनवर्ड और ये मेरा बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आपका, दिस वुड बी योर आर वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इस ए को इधर ट्रांसपोज करते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, and this B is shifted to there. B vector and A vector, B vector A vector,
तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोलो, दोनों का आंसर आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट आर आएगा। यानी कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोथ आर ऑलवेज इक्वल। नाउ कमिंग टू सम मोर रूल्स, दैट इज पैरेललोग्राम रूल। टॉकिंग समथिंग अबाउट पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम रूल जो काफी इजी है, बस थोड़ा समझने की चीज है। चलो पैरेललोग्राम रूल की बात करते हैं हम। पैरेललोग्राम रूल क्या है, सपोज ये मेरा है बी वेक्टर एंड दिस वुड बी माय ए वेक्टर एंड दिस वुड बी माय रिजल्टेंट, this is again my a vector, this is b वेक्टर। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और एक्सटेंड करके क्या करता हूं, इसे एक पॉइंट देता हूं जिससे मुझे हाइट मिल जाएगी। अब क्या करता हूं बेटा, मैं इस पूरे फिगर को नेमिंग कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा m n o p एंड दिस एक्सटीरियर पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी q। अब मैं यहां रिजल्टेंट डाल देता हूं दोनों के बीच में, ये रहा मेरा रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका थीटा और ये जो आपका रिजल्टेंट है उसके साथ एंगल जो है उसे मैं लेता हूं आपका अल्फा नाम दे देता हूं। सिंपली मैंने इसे अल्फा नाम दे दिया। दिस वुड बी योर रिजल्टेंट। ठीक है, अब अल्फा के हिसाब से जब मैं बात करता हूं आपकी, तो होता क्या है बेटा कि ये पूरा तो है आपका ए वेक्टर और ये पूरा है आपका बी वेक्टर। अब ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है तो ये वाली साइड भी आपकी ए वेक्टर है। अच्छा, ये एंगल जो आपका थीटा है प्लेन के साथ, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के सामने जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, साइन फंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी बी साइन थीटा और थीटा के जस्ट नीचे वाली जो आपकी साइड होती है वो कॉस फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगी आपकी बी वेक्टर कॉस थीटा। इजी। अब हमें निकालना है दिस रिजल्टेंट। तो यहां पर आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यानी क्या, आपका MO का स्क्वायर इक्वल टू MO का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। इजी। अच्छा, अब वैल्यू रख देते हैं अपन OQ है आपका B साइन थीटा स्क्वायर प्लस MQ में आपकी दो चीजें हैं, MP प्लस PQ। तो MP प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां रखते हैं आपका B साइन थीटा प्लस MP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2MP PQ। सिंपल, हमने होल स्क्वायर को खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ व्हाट आई गेट, b साइन थीटा, इसका दोनों का स्क्वायर है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस mp, here is mp, a स्क्वायर प्लस pq is here, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2mp is again a and PQ B cos theta. So this is something which we are finding R square. Now for getting R, हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा, अंडर रूट कर देंगे। और जैसे ही हम इसे अंडर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R इक्वल टू, अच्छा देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले दूं क्या बचेगा आपका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये पूरी टर्म तो हो गई 1 आपकी। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, आर इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This would be our resultant. Now coming to the direction. अब डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी, tan अल्फा
भाई ये डायरेक्शन है ना आपकी अल्फा, तो अल्फा के साथ हम tan फंक्शन लेंगे जब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी tan अल्फा। अच्छा tan फंक्शन क्या होता है आपका, tan फंक्शन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका OQ एंड बेस क्या है हमारा MQ। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपना OQ की वैल्यू है B sin थीटा और MQ में दो चीजें हैं MP प्लस PQ। तो MPA और PQ B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका एंगल और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। I hope it would be pretty clear. So this is the ending of the session. We'll meet again on our next class in which we talk about triangular rule and some silly and some easy and some conceptual numericals based on the topic. Thank you, students.